जनसत्ता से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स में जो छपते हैं, और जी न्यूज़ से लेकर के आज तक और तमाम बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स जिनकी बातों को छापते हैं, और वो सदैव अपनी पत्रकारिता में विंध्य को, रीवा को, सीधी को और यहाँ की विरासत को, या कहूँ कि लोक की विरासत को हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों जगहों पर और अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर रखते रहते हैं। आज मैं उपस्थित हूँ उनके साथ। मेरा नाम है निखिल, जिनका नाम है आदरणीय जयराम शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, अभी हम सब जो नाटक देख रहे थे मथानी लोहार, उसमें आपने एक बात कही कि जब भारत में प्रथम चुनाव हुआ और जब भारत में स्वतंत्र आज़ादी की घोषणा हुई और नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रस्तावित हुए महात्मा गांधी जी के निर्देश से, और जिनको गांधी जी का स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त था, और दुनिया भर में नेहरू के नाम की हनक थी, और दुनिया देख रही थी कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े देश में, इतने विराट लोकतंत्र में पहला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और विंध्य की जनता उसको सिरे से खारिज कर देती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गांधी यदि नेहरू को पसंद करते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि देश पसंद करता है। अच्छा, जी जी। तो गांधी को देश पसंद करता है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि गांधी तो सोहरानवर्दी, जिसने पश्चिम बंगाल में मार और हिंसा, खून का सैलाब वो कर दिया, फिर उसने सोहरानवर्दी को, बंगाल के मारकाट को, के इतिहास को, पूरी दुनिया का सबसे भीषण मारकाट हुआ था। जी जी। डायरेक्ट एक्शन के नाम पे सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में पंदर सिंह जी को जाना जाता है। और पंदर सिंह जब हुई तो वो शहीद हो गए वहाँ पे जत्थे का नेतृत्व करते हुए। तो विंध्य क्षेत्र में युवाओं ने और छात्रों ने आज़ादी के खिलाफ और आज़ादी के समानांतर सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि वही सामंत अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और वही सामंत बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ताधारी दल में भी आ गए। तो वो युवाओं में जब, जैसे सीधी में चंद्र प्रताप तिवारी थे, रीवा में जगदीश चंद्र जोशी थे, श्रीनिवास तिवारी थे, जमुना प्रसाद शास्त्री थे, सिद्धिविनायक द्विवेदी थे। सीधी में एक और बड़ा नाम था, वो भी राज्यसभा के सदस्य रहे। सीधी के लोग पता नहीं जानते या नहीं जानते, बैजनाथ दुबे। पंडित बैजनाथ दुबे बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, और वो सीधी में थे तो उत्तर प्रदेश के, और फिर सीधी में आखिरी दिनों में बस गए थे। सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर राज्यसभा भी गए थे वो। अच्छा, तो ये जानना चाहिए, लोग कम जानते हैं। जी जी। तो वो युवाओं पर इनका लोहिया का असर पड़ा, और चूँकि पूरे रीवा राज्य में यदि सबसे पीड़ित और सबसे वंचित और सबसे शोषित कोई क्षेत्र था तो वो सीधी का क्षेत्र था। जैसा कि आपने सीधी के क्षेत्र के शोषण की बात की, और रीवा राज्य में जो चलाया गया जिस तरह का रूल, आपने उसकी बात की। अभी आपने अपनी बात में कहा कि जय सिंह ने, जो कि रघुराज सिंह के ग्रैंडफादर थे, हाँ, उन्होंने पहला हाथ मिलाया अंग्रेजों से, और रघुराज सिंह तक आते आते वो हाथ बहुत मजबूती से पकड़ बना चुका था। तो ये तो राजतंत्र में जिस तरह से राजाओं ने और अंग्रेजों ने भारत में अन्याय किया था, ये उसका इतिहास था। जब राजतंत्र गिरा और फिर लोकतंत्र आया, और 47 के बाद सोशलिस्ट के नेता यहाँ से बन के गए, फिर उसके बाद जो है तो अलग अलग पार्टियों ने अपना वर्चस्व दिखाया, और एक सतत प्रक्रिया चलती रही हर 5 वर्ष में। और आज जो है जहाँ बघेलखंड और जहाँ विंध्य खड़ा है, तो वहाँ आप क्या देखते हैं बाकी क्षेत्रों के आधार पर कि क्या इसके साथ अब न्याय हो पाया है? नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं हुआ है। यदि न्याय हुआ होता तो सीधी से सुंदर, सीधी को तो मैं स्विट्जरलैंड कहता हूँ। इतनी सुंदर नदी, इतने सुंदर झरने, इतने सुंदर पहाड़, इस दुनिया का जो हैबिटेट है टाइगर का, वो सबसे ज़्यादा सीधी का है। व्हाइट टाइगर कहाँ मिला? सीधी में मिला। 70-80 वर्ष के स्पैन में 2600 बाघ कहाँ के जंगलों में मार दिए गए? सीधी के जंगलों में मार दिए गए। 2600 बाघ? 2600 80 साल में 2600 बाघ मार दिए गए सीधी में। हाँ, और इतनी संख्या मतलब आज देश में बाघों की संख्या 2900 के आसपास है, 2800-2900 के आसपास है। इतना तो एक मुश्त यहाँ के सीधी के जंगलों में मार दिए गए। अरे बाप।
यहाँ से जो सरगुजा का जो जंगल में सरगुजा का वो जुड़ा हुआ है, जी सर। सरगुजा के राजा के नाम से दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ मारे जाने का वो है ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1700 बाघ मारे उसने। 750 बाघ रघुराज सिंह ने मारे, 550 गुलाब सिंह ने मारे, 250 मार्तंड सिंह ने मारे। तो ये बाघ बूचड़ खाना बना दिया। यहाँ का राजा क्या करता था? बाघ की खाल बेचता था, उसका माउंटेड सिर बेचता था। और एक बार तो उसमें गुरुराम प्यारे अग्निहोत्री की किताब में रीवा राज के इतिहास में लिखा है, पढ़िए, कि रघुराज सिंह ने एक बार 70 हाथी पकड़वाए मड़वास में, उनको एक बाड़े में बंद कर दिया जी। और उनका किसी से सौदा ही नहीं पटा। हाथी उस समय बेचने मतलब दूसरी जगह बेचते थे। तो जब सौदा नहीं पटा, वो भूल गए कि हाथी को उनको करना क्या है, बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर गए। ऑन रिकॉर्ड है साहब ये। 700 हाथी भूख से तड़प के मर गए। 70 हाथी भूख से तड़प के मर गए, क्योंकि राजा को याद नहीं आया हमने हाथी बाड़े में बंधवाया है। हाँ। अब एक अभी किताब आई है और पढ़ना चाहिए, मिस्टर बेकर, एक सेंट स्टीफंस में इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, ऑस्ट्रेलिया मूल के हैं। उनने लिखा है बघेलखंड द टाइगर लेयर, एक अंग्रेजी में इतिहास। तो उसमें पूरी कहानी लिखी है उनने। तो जो है तो शुरू से उनका इतिहास बताया है कि यहाँ के राजा की वृत्ति ही जानवरों को बेचना था। वो बाघ पकड़ते थे, उनको बेचते थे, हाथी पकड़ते थे, उनको बेचते थे। इस तरीके का काम तमाम उसने ये लिखा। तो यहाँ देखिए क्या है, सीधी तो हमने, जब मैं देशबंधु में था, आप लोग हो सकता है पैदा ना हुए हों या छोटे रहे हों, मैं बात कर रहा हूँ 86-87 की। मैंने सीधी पर एक सीरीज लिखी थी और उसकी टैग लाइन लिखी थी कि सीधे अपने सीधेपन पे मारा गया सीधी, ये उसकी टैग लाइन थी। तो उसमें लोगों को अभी भी, जो हमारे समय के लोग हैं, उनको अभी भी मालूम है कि पहले शिकारगाह, फिर ऐसगाह और अब चारागाह। तो सीधी क्या था? पहले ऐसगाह था। ऐसगाह कैसे? आप किसी भी पहाड़ी में चले जाओ, आप एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा, आपको स्कूल नहीं मिलेगी, आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। जी। आप परसली के और मझौली तरफ के जंगलों में चले जाओ तो हर नदी के किनारे आपको पक्के मचान बनेंगे। हम वो जो नौढ़िया और परसली और वो पूरा जो इलाका है ना, 50 तो मचानों के, पक्के मचानों के अवशेष तो हमने गिने हैं। 50। और वो झिरिया का जो जंगल है, झिरिया के जंगल में पता नहीं कितने बाघ मारे गए। उल्ड्रिच ने झिरिया में सफ़ेद बाघ का शिकार किया। इस इलाके में पूरी दुनिया से लोग, ट्रेवल एवं टूर की एजेंसियां आती थी लाट साहबों को लेके और यहाँ शिकार करती थी। सफ़ेद बाघ मोहन कैसे पकड़ा गया? कोई यहाँ का राजा इतना विशाल हृदय का नहीं था कि उसको संरक्षण करना है। राजस्थान में जयपुर के, उदयपुर के राजकुमार लोग आए थे और उनको शिकार करना था। तो वो रीवा से चले, मतलब रीवा के राजा का वहाँ ननिहाल था, तो वो यहाँ पर आए और शिकार के अभियान में चले। तो वो इधर मझौली और मड़वा तमाम वो होते हुए वो डेवा पहुँचे और आपके बघवार से लेके और डेवा के बीच में 6 शिकार कर चुके थे। वो 6 बाघ मार चुके थे, रिपोर्टेड है। फिर डेवा में रुके। ये जो आपका इसमें बस्तुआ रेंज में डेवा, आप लोग हो सकता है गए हों जी। तो डेवा में उनका कैंप बना। इसके बाद ये खबर आई कि एक बाघिन है जिसके 4 शावक हैं, तो उसका हाका किया जाए। तो फिर गांव वालों को लेके उस बाघिन को मारा उन राजकुमारों ने। कैसी क्रूरता थी! चारों तरफ से आप मसाल लेके कर रहे हो, वो बजा रहे हो, बाजा बजा रहे हो, और उसको लुभाने के लिए आपने एक चारा बांध के रखा है। जैसे मछली को फंसाते थे ना बंसी से, चारा डाल के, किसी न किसी मांस का टुकड़ा डाल के, वैसे किस क्रूरता के साथ यहाँ बाघों के शिकार हुए। तो उस बाघिन को मार दिया गया, उसके 3 शावकों को मार दिया। और ये जो वाइट सफ़ेद शेर जिसको मोहन कहते हैं ना, ये तो एक दर्रे में घुस गया। ये दर्रे में 24 घंटे घुसा रहा डर के मारे, 1 साल का भी नहीं था ये।
तो इसको 24 घंटे ढूंढते रहे, क्योंकि राजा के शिकार की नियमावली में ये है कि यदि बाघिन मर जाए तो उसके शावकों को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये पता नहीं कौन सा क्रूर और विचित्र नियम रहा, तो शायद इसलिए नहीं छोड़ते थे कि उस बाघ के शिकार को यदि सियार या लोमड़ी और इस तरीके के छोटे जानवर खा देंगे तो राजा की बड़ी नामूजी होती है। कुछ इस तरीके की श्रुतियाँ थी। तो एक परंपरा थी कि बाघिन का यदि शिकार हो तो उसके शावकों को भी मार डाला जाता था। तो वो बच गया। मारने के लिए 24 घंटे ढूंढते रहे उसको, और वो उसकी किस्मत थी, मतलब जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। वो दर्रे में घुसा रहा, फिर देखा प्यास लगी तो थोड़ा ये किया, फिर जो खोजने वाले थे तो उनने देखा कि एक प्यासा है शावक इसके अंदर घुसा हुआ है, तो उसके लिए पानी रखा, फिर मुर्गी बांध के दी, फिर कैसे भी डरते डरते उसको लकड़ी के पिंजरे में लाए। उस मोहन शेर के बाद सफ़ेद शेर की पूरी संतानें पूरी दुनिया में आई। तो इस इलाके का जो चाहे मनुष्य के साथ या पशु के साथ या वनस्पति के साथ, तीनों के साथ अत्याचार हुआ इस सीधी में, और हो रहा है अभी भी। नहीं तो मतलब आप दुनिया का टॉप क्लास का वाइल्ड लाइफ हैबिटेट तो मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में क्यों खुला, सीधी में क्यों नहीं खुल सकता है? सही बात भाई, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, व्हाइट टाइगर दुनिया को दे रहा है सीधी। और एक मुझे एक बड़ी तकलीफ होती है, पता नहीं सीधी के लोग भी कैसे सीधे साधे हैं। आप रीवा रेलवे स्टेशन में घुसोगे तो व्हाइट टाइगर की एक फ़ोटो दिखती है। रीवा के जंगलों में ही पाया गया था ये सफ़ेद शेर। उसका प्रतिरोध आज तक नहीं किया। मैं तो रीवा का रहने वाला हूँ और मुझे तकलीफ होती है। क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं कहते हो कि ये सफ़ेद बाघ सीधी के बरगड़ी के जंगलों में पाया गया था, ये लिखिए। तो इस तरीके से छोटे अत्याचार भी, भावुक अत्याचार भी, हर तरीके के अत्याचार, मैंने कहा ना, यहाँ की वनस्पति के साथ अत्याचार, साल के जंगलों को नष्ट कर दिया। यहाँ पे आपका पूरा जो सिगरौली से लगा हुआ बेल्ट था, इतनी बढ़िया वाइल्ड लाइफ, इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी, आप पहाड़ नहीं बना सकते हो, आप साल के जंगल नहीं उगा सकते हो। तो जिस चीज को बना नहीं सकते उसको नष्ट करने का अधिकार किसने दिया है? तो आप कोयले के लिए आप खोद रहे हो, कोयले के लिए तमाम दुनिया भर की चीज़ों को आप नष्ट किए जा रहे हो। बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही, पहाड़ नष्ट हो रहे। मतलब आपने 1 अरब का कोयला निकाला, कल्पना करो 1 अरब में आप पहाड़ खड़ा कर सकते हो? वो बायोडाइवर्सिटी ला सकते हो जिसमें तितली भी हो, जिसमें कीड़े मकोड़े भी हो, जिसमें भालू भी हो, जिसमें बाघ भी हो, जिसमें लोमड़ी भी हो, जिसमें सांबर भी हो और हिरन भी हो, खरगोश भी हो, पशु पक्षी हो? नहीं ला सकते हो। लेकिन ये कितना क्रूर विकास है, और उस क्रूर विकास का सबसे ज़्यादा शिकार यदि हुआ है तो ये सीधी हुआ है, ये आपका ये सिंगरौली हुआ। तो यहाँ के वनस्पतियों के साथ शोषण हुआ, यहाँ के मनुष्यों के साथ शोषण हुआ, यहाँ के पशुओं के साथ शोषण हुआ, यहाँ के हवा पानी के साथ शोषण हुआ। आदरणीय श्री, आजकल अभी हमने बघेलखंड के 2 मुद्दों पर बात की। एक है राजनीतिक मुद्दा और दूसरा है यहाँ की जैव विविधताओं के साथ जो छेड़छाड़ हुआ। मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूँ। आजकल बघेली के विकास को लेकर, बघेली के वर्धन को लेकर और बघेली के विस्तार को लेकर के अलग अलग माध्यम से लोग प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे रंगमंच का माध्यम हो, चाहे साहित्य का लेखन, तो लगातार निरंतर चलता ही रहा है। आप इस पूरे प्रक्रम को और बघेली के नाम पर कितना व्यापार हो रहा है और कितना प्रचार हो रहा है, कितना इसे संजोया जा रहा है, कितना इसे नष्ट किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ। बोली भाषा किसी भी रूप में फैले तो पहले, पहुँचे तो पहले। अब फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन ने जब भी किसी फिल्म में बोली का प्रयोग किया है तो उसने बघेली का प्रयोग किया है। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो भोजपुरी बोल रहा है। उसकी अदालत फिल्म देखो, बहुत सारी ऐसी फिल्म है वो जो देसी बोली बोलता है, वो तो बघेली बोलता है। बघेली इसलिए बोलता है कि हम बघेली, इसलिए बघेली शब्द से एतराज़ करते हैं कि बोली और भाषा जाति की नहीं होती, ज़मीन की होती है। छत्तीसगढ़ी होती है, मराठी होती है, पंजाबी होती है, गुजराती होती है, बांग्ला होती है, जाति की नहीं होती है। बघेली के जो दायरा विस्तार नहीं हुआ उसके पीछे इसका नामकरण भी है। मैं ऐसा मानता हूँ, भोजपुर कितना बड़ा, सीधी के बराबर का कस्बा है,
आज हिंदी के समानांतर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा, हमारा विवाद होता रहता है, लोग कहते हैं कि आप अनावश्यक के विवाद छेड़ते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे भोजपुरी है, जैसे छत्तीसगढ़ी, वैसे रिमई। भाई जब बघेल राजा यहाँ नहीं आए थे, कलचुरी थे, और उससे पहले गोंड थे। अच्छा, एक बात मैं आपके बीच में रोकूँ ना, पूरी बात सुनिए। तब भी यहाँ की कोई बोली भाषा रही होगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बोली और भाषा जमीन की होती है। अवधि अयोध्या की है, ब्रज की है, तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये रेवांचल है, रेवाखंड है, रेवा से रीमा आया और रीमा से ये रिमही आई। वैसे ही जैसे भोजपुर से भोजपुरी पैदा हुई, जी जी, जैसे अवध जी से जी, अवधि जो है। जो 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 विचारक और जो अपनी बात पक्ष रखने वाले लोग रिमही से अधिक बघेली को सपोर्ट करते हैं, हाँ। वो ये कहते हैं कि रिमही कहने वाले लोग इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि बघेली का केंद्र रीवा बनाया जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस बोली से जातीय टैग हटाना चाहते हैं, या आप उनके हिसाब से रीवा को बघेली का केंद्र बताना चाहते हैं? थोड़ा स्पष्ट करें इस बात को। देखिए क्या है कि चाहे इसको बघेली को चाहे रिमही को, ये विवाद का विषय नहीं है। सवाल ये है इसके विस्तार का विषय है। आपका दिल कितना बड़ा। मैं कह के थक गया। मैंने नरेंद्र से भी कहा, रोशनी से भी कहा, हमने कहा कि हरिवंश राय बच्चन ने जितने भी लोकगीत लिखे हैं, हमने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, वो सब हमारी बोली में लिखे हैं। अभी हमने हाल में उनकी जयंती पे 2-3 गीत उनके रचे हुए कि महुआ के नीचे मोती चुए महुआ के, हैं? जी जी, सुना है? कभी सुनिए, कभी पढ़िए। और हमारी बघेली लोक धुन में है। हमसे गाते तो नहीं बनता, लेकिन मैंने आकाशवाणी के आर्काइव से हरिवंश राय बच्चन की आवाज़ में सुना, महुआ के नीचे मोती चुए महुआ के। कितनी शानदार धुन है। ये तो हमारी धुन है, नहीं है? सोन मछली, मधुशाला से ज़्यादा मंच से सोन मछली सुनी जाती थी। सोन मछली ढिमराई है आपकी साथ। जा लाभ पिया नदिया से सोन मछली, जा लाभ पिया नदिया से सोन मछली। किस बोली की है? बघेली। इलाहाबाद में रहने वाला आदमी। कैलाश गौतम क्या लिखते थे? जो लिखते थे हमारी बोली में लिखते थे, लेकिन हमने वो कहा नहीं, हमने उनको स्वीकार वो नहीं किया। आप नाम कुछ दो, पर अपनी बोली भाषा का हम इस बात की कर रहे हैं। रामचरितमानस तो हमारी बोली भाषा में लिखी हुई है, बिल्कुल, पर विद्वानों ने कहा ये अवधि है। अरे अवधि ही बघेली है, ये क्यों नहीं कहते हो ना कि आप जो बोल रहे हो वो बघेली है। हम तो सवाल यहाँ नाम, उसका सवाल क्या है ना, आपकी दृष्टि क्या है, आपका अध्ययन क्या है, आपका उसके प्रति कमिटमेंट क्या है। आप बघेली के जो पुराने कवि हैं, जो आप जिनको बाजारू बात करते हो कि बघेली का विकृत रूप कर रहे हैं, हिंदी इस देश में, इस दुनिया में किसके माध्यम से पहुंची? यही साधारण सस्ता माध्यम जिसको आप बोलते हो सिनेमा से पहुंची। रूस पहुंची, चीन पहुंची, यूरोप पहुंची, और अभी भी पहुंच रही है। मैं सस्ता नहीं कह रहा था, मैंने ये कहा साउथ में प्रयोग किए जा रहे हैं। साउथ में हिंदी फिल्म सिनेमा ने पहुंचाया। जितना साउथ के प्रोडक्शन में सिनेमा बना हिंदी का, उतना बॉलीवुड यहाँ बम्बई में नहीं बना, मुंबई में नहीं बना। हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो में या तमिलनाडु में या केरल में जितनी हिंदी फिल्में देखी और उनके रीमेक उनकी बोली भाषा में होते, उतने नहीं होते। तो हमारे लेखक तो वहाँ नहीं पढ़े जाते हैं ना, जो क्लासिक के वाले हैं। वो अपना लिखे और 10 लोगों के बीच में अपनी किताब बांट दिया, उनने ताली बजा दी, इनने वाह वाह कर दिया, कौन सी बेस्ट सेलर किताब है हिंदी की। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, और जिस रूप में इस बोली को फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ये अच्छा है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके प्यूरिफिकेशन की बात नहीं करनी चाहिए। प्यूरिफिकेशन की बात करोगे तो ये संस्कृत बन जाएगी, और संस्कृत बन के जड़ जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े लेखक तमाम ये सब लिखते थे, कहते थे। वो अभी भी बघेली के बहुत कवि हैं जिनको करौरी करौरा, मुगौरी मुगौरा, घिनौची, दोहरी, फलाना ढेमका, ये सब अभी भी लेके चल रहे हैं। हमने कहा जमाना क्या है, गांव में पिज्जा पहुंच चुका है साहब।
फ्रिज पहुंच चुका है, अलमारी पहुंच चुकी है, घिनौची पिनौची को आप दूर करो। सही और बात है, तो भोजपुरी में आप देखो कि एक गाना एक डाले में मैं सुन रहा था, ये बहुत समय की पहले की बात है। मैं कहा देखो भाषा का विस्तार ऐसे होना चाहिए, खड़ी है सुमोवा हमार गोरिया आय के बैठिया। अरे आप छकड़े में चल रहे हो, भोजपुरी सुमो में बैठ गई, अब वो जेट पे चली जाएगी। सही तो बात है। बोली भाषा को आप प्रवाहवान बताइए, उसके साथ लाठी लेके मत खड़े होइए। उसके छंद विधान, उसके रस छंद अलंकार और तमाम ये सब करें ना, तो इस दुनिया में किसी भी अराजक भाषा में सबसे ज़्यादा यदि कसौटी में आप खरा उतारो ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यदि रामचरितमानस की समीक्षा नहीं लिखे होते, है ना, आलोचना नहीं किए होते ना, तो सबसे गंवारू यदि महाकाव्य के रूप में किसी को जाना जाता तो रामचरितमानस को जाना जाता, है ना। भाषा के आराम से बड़ा राम कर दासा, भाई दास तो सुना तो दासा लिख दिया हमने, क्या कठिन वचन जब सीता बोला, अब इसी में भिड़े रहो। तो सवाल ये है कि संप्रेषणीयता बोली की सबसे पहली शर्त है, संप्रेषणीयता, कन्वर्सेशन। तो तुलसी ने तो संप्रेषणीय बोली भाषा में लगा। यदि वो साहित्यकारों की कसौटी पे खड़े होते तो रामचरितमानस इतना अद्वितीय विश्व का ग्रंथ थोड़ी ना बन पाता। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कहा नहीं अद्भुत है, तो सब कहने लगे अद्भुत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में नहीं कहा होता तो कबीर तो हमारे यहाँ गाली के को कहा जाता था, यानी कोई खर खर बात कह दे या कोई किसी को गाली गलौज से, अरे पता नहीं साला कबीर बोल रहा है। होली होली के समय जो अश्लील चीज़ें गाई जाती थी उसका नाम कबीर था, कबीर का इतना मजाक उड़ाया जाता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये तो युग पुरुष है, इसने जो रचा है तो इससे पहले न रचा गया और उम्मीद भी नहीं है कि कबीर के बाद कबीर की तरह कुछ और रचा जाएगा। कबीर महान है। तो आपकी दृष्टि क्या है, आपकी बोली भाषा की दृष्टि क्या है, आप संप्रेषित क्या कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए बघेली बोली किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी मुंह से कैसे भी यदि जन जन तक पहुंच रही है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है, चाहे इंग्लिश के माध्यम से पहुंच रही है, मैंने उसमें अंग्रेजी भी मिला दिया, उसमें ये भी मिला दिया, कैसे भी मजाक के रूप में पहुंच सकती है। आप जिस अश्लीलता की बात करते हो ना, बोली से आप अश्लीलता निकाल दो, बोली मर जाएगी। आप तो नरेंद्र ने तो बघेली पे बहुत काम किया है। 90% कहावतें और कहानूतें अश्लीलता से भरी हुई हैं, और लेकिन उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनका 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 कोई स्थानापन्न करने वाली चीज़ें नहीं है। इतनी कहावतें, इतनी कहानूतें, इतने उखान, इतनी लोक कथाएं, इतनी गल्प कथाएं, सब में आपको वही मिलेगा जो लोग जीवन में, जो लोग जीता रहा उस ज़माने में, वही मिलता है। तो ऐसा नहीं है, कोई चीज़ अश्लील और शील नहीं होती। हमारी दृष्टि अश्लील होती है और हमारी दृष्टि शील होती है। खजुराहो में जब आप जाते हो तो वो चूँकि इतिहासकारों ने ये सब लिख दिया है कि ये नंगी मूर्तियाँ मैथुन मूर्तियाँ हैं, तो आपकी नज़र उस नज़र से देखती है। लेकिन शिल्पकारों ने क्या जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ी हैं तो उसको क्या वस्त्र पहनाए हैं, वो भी तो उसी तरीके से है। पर आपकी नज़र है, हम सरस्वती माँ के रूप में देखते हैं, हम दुर्गा माँ के रूप में देखते हैं, हम सीता माँ के रूप में देखते हैं। एक बच्चा अपने माँ के स्तन को देखता है तो वो कितना पवित्र भाव से देखता है, और उसी स्तन को देखने का नज़रिया भी लोगों को बदल जाता है, और फिल्म उसको कैश करती है कि, तो आपकी नज़र क्या है, आपको उस स्तन में माँ दिख रही है कि वासना दिख रही है, ये आपकी नज़र पर निर्भर करता है। ये श्लीलता और अश्लीलता, शीलता और अश्लीलता, ये नज़र का खेल है, ये दृश्य का खेल, ये वो नहीं है। तो आपके मनोभाव कैसे हैं किसी चीज़ को देखने और किसी चीज़ को सुनने। मैं अपने आखिरी सवाल की ओर आऊँ, फिर मेरे पास समय की अपनी एक सीमा है, और आपकी बात तो सुनने का इतना मन करता है, लगता है बोलते जाएं, हम सुनते जाएं और कैमरे को हटा दें। खैर, मैं अपने आखिरी सवाल पर आता हूं। जैसा कि आपने कहा कि मैंने भोजपुरी का एक गाना सुना जो कि था कि सोमो हमारी खड़ी हुई है और आप आइए और बैठ जाइए, नायिका से
कहता है नायक। हाँ, खड़ी है सुमोवा हमार गुड़िया आय के बैठी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हाँ। आपने कहा कि सुमो में बैठी आके। अब इसमें मामला सामने निकल के ये आता है हाँ। कि जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि बोली को या किसी भी भाषा को विकास के लिए आधुनिकता के साथ चलना चाहिए, हाँ। आधुनिकता के साथ अपनी दौड़ को लेके आगे बढ़ना हाँ, चाहिए, हाँ। और समय के साथ समय को पार करने का प्रयास भी करना चाहिए ताकि बिल्कुल। वो समाज में अपना स्थान बना सके। लेकिन इसके साथ साथ लोक बघेली का कहाँ खड़ा है? बघेली का लोक कहीं इससे दुष्प्रभावित तो नहीं हो ये जाएगा? काहे को दुष्प्रभावित होगा? लोक क्या होता है? लोक ठहरा हुआ पानी नहीं है। जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि लोक ठहरा हुआ पानी है। हाँ, तो आप लेकिन लोक को क्या कोई खतरा महसूस होता है कोई ऐसे लोक- आधुनिकीकरण से? लोक नहीं नहीं नहीं, लोक तो हमेशा जीवंत रहता है। लोक हमेशा जीवंत रहता है, वो बहता पानी है, वो प्रवाहमान पानी है, वो नए नए रूप में आता है। अभी अभी सुना नहीं है राई, आप तो आ गए थे या आप नहीं आए, जी। है ना? क्या मुखड़ा उसने गाया कि जरे भाजपा के राज पढ़ैया बंटी खेलत, जी जी। है ना? जी। लोक ये है। तो ये कोई 200 वर्ष पुरानी कविता थोड़ी है राई में या अहिराई में जो उसने पिरो के गा दिया है। वो आप ही का कथन पढ़ैया वो आप ही का कथन है कि तथाकथित मेन स्ट्रीम के इतिहास ने हमारे आंचलिक इतिहास को खत्म कर दिया। तो मुझे ये लगता है कहीं आप ही ये कथन आगे ना कह दें कि भाषा के आधुनिकीकरण ने हमारे लोक को खत्म कर दिया। कहेगा नहीं, लोग कभी आपका नहीं कर- कथन है कि तथाकथित आधुनिक इतिहास ने या लिखित इतिहास ने या सैद्धांतिक इतिहास ने हाँ। हमारे मूल इतिहास को खत्म कर दिया, क्योंकि मूल इतिहास संघर्ष का आप इतिहास देखो, है। इतिहास की बात अलग है, लोक की बात अलग है। हम लोक के इतिहास की बात थोड़ी नहीं करते। नहीं, नहीं। वो आप कंफ्यूज, मैं वही कह रहा हूँ आप कंफ्यूज हो। नहीं, मैं कंफ्यूज हाँ, नहीं। हाँ, बताओ। मैं अब अपना सवाल स्पष्ट करूं हाँ। कि जैसा कि आपने अभी बात कही इतिहास को हाँ, लेकर के, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने कहा कि मथानी वगैरह का जो वक्त है वो अब जा चुका है। दरअसल जो वक्त है वो सुमो का है, BMW का अरे है, नहीं नहीं, कार का है, फोन ये का है। आपका पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से ला रहे हो। नहीं नहीं, अरे ये इसको लोक के साथ क्यों जोड़ते हो? मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनको संजो कर हम आधुनिकीकरण की ओर जाए ना, ट्रेडिशनल को लेके मॉडर्नाइजेशन में जाएं। आप अपने सवाल को लेके ही कंफ्यूज हो। नहीं, ट्रेडिशनल को नहीं, लेके नहीं। मॉडर्नाइजेशन में जाएं कि ट्रेडिशनल को छोड़ के जाएं, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ अरे एक्चुअली। साहब, आप गलत दिशा में दोनों को जोड़ रहे हो। देखो, अब मैं स्पष्ट करता हूँ। जैसे जो मथानी लोहार या ऐसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं, सेनानी, मैं मथानी लोहार की पहले बात पूरी नहीं बात कर सुनिए, बीच में बोल मत। जी। मथानी लोहार या ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी लोग जो इतिहास से छूट चुके हैं। हमारा या लोक संस्कृति से जुड़े लोगों का ये धर्म है कि ऐसे लोगों को हम खड़ा करें जो उस काफिले में चले थे और अनदेखे रह गए, है ना? तो ये लोक जो है, देखिए, लोक तो एक सतत प्रवाहित चीज है। वो लोक, एक लोकगीत कोई लिखता है क्या? उसको 100 लोग लिखते हैं, सही बात। उसको 1000 लोग लिखते हैं। जो भी जितने भी सोहर, जितने भी आप लोकगीत लोग फोक फॉर्म में गाए जाते हैं ना, कोई एक आदमी के लिखे नहीं होते। एक लाइन एक ने लिखा तो दूसरे ने दूसरी लिखा, तो उसमें संशोधन किया, तो ये संशोधित होते 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 ये प्रवाह चलता रहता है। तो जो कल बोला जाता था या जो लोक का स्वरूप था, वो समय के साथ उसका रूप बदलता जाता है। हाँ। और आज जो है, आज उसके साथ, आज के परिवेश उस लोक के साथ जुड़ जाएंगे। मैं अपना सवाल क्लियर करूं। आपने अभी कहा, हाँ। ठीक पहले आपने कहा कि बघेली जो है और जैसी जो बाकी बोलियां हैं, आंचलिक बोलियां हैं और भाषाएं हैं, वो सब मॉडर्नाइजेशन के दौर में स्वयं को परिवर्तित कर रही हैं। हाँ। और आपने कहा कि जो दौर था परिवर्तित कर नहीं रही हैं, समय काल के साथ ढल रही हैं। हाँ। और जो पुराना वक्त था कुड़िला का, हाँ। और झुआ का, हाँ। वो वक्त दरअसल अब निकल रहा है और आज घर घर में जो है पिज्जा बर्गर आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो हैं अपना मत किस तरह से रखते हैं कि ट्रेडिशन को लेके हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर जाना है या ट्रेडिशन को छोड़ के अब हमें मॉडर्न हो जाना चाहिए भाषा के स्तर पर? छोड़ना किसी को नहीं है। अच्छा, छोड़ना, मैं तो यही कह रहा था कब से। नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है भाई। पुरातत्व संपदा क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे कितनी महत्वपूर्ण है। आज उस जमाने की जो कि प्रागैतिहासिक युग में हम भित्ति चित्र देखते हैं, उसका क्यों महत्व है? जो शैल चित्र होते हैं, जो शैलाश्रय होते हैं, उसके बाद प्रस्तर युग था, फिर लौह युग, ताम्र युग आया, फिर लौह युग। इस तरीके से सभ्यता का विकास है,
तो ये हमारे आगे बढ़ने के कालक्रम के बारे में बात करता है। तो ये हम कुटिला, झौवा, घिनौची ये नहीं भूलेंगे। ये हमारे लिए पुरातत्वीय महत्व संपदा का विषय है कि हमारा एक काल वो भी था कि जब हम जूते नहीं पहनते थे, जब हम कंघी नहीं करते थे, जब सिले हुए कपड़े हमको नहीं मिलते थे पहनने को, जी बिल्कुल। है ना। जब आदमी कच्चे मकान में रहता था, छप्पर में रहता था, उससे पहले गुफाओं में रहता था, तो ये छोड़ना थोड़ी ना, ये तो हमारे विकास क्रम के साथ आगे चलता है, वहाँ हमको ठहरना नहीं है। जी बिल्कुल। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना, ये हमको वहाँ पे ठहरना नहीं है, हमको आगे बढ़ते जाना है। उसको सहेज कर रखते हुए जहाँ उनकी जगह है, उससे हमको प्रेरणा पाते हुए हम उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम उसको क्या है, देखिए एक चीज़ समझनी चाहिए कि परंपरा और प्रगतिशीलता ये समझ में आ जाएगा तो संस्कृति का विकास क्रम सभी समझ लेंगे। परंपरा क्या है, एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया और उसको थम कर दिया, वो है परंपरा। अब उसी परंपरा को बुनियाद बना के हम दूसरा कदम उठाएंगे, तो उठा हुआ कदम है प्रगतिशीलता। और उठा हुआ कदम जब थम जाता है तो परंपरा में तब्दील हो जाता है, फिर अगला। तो इस तरीके से प्रगतिशीलता और परंपरा ये लेफ्ट राइट करते हुए एक साथ चलती है। बहुत बहुत अब मैं अंत में आभार ज्ञापित करूंगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आप दुनिया भर के और भारत भर के जाने माने पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका अपना जो ओहदा है वो ज्ञान का तो है ही, दूसरा ओहदा ये है कि शब्दों पर, भाषा पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। इसलिए आप तर्कों के साथ ऐसे खेलते हैं कि आपके जो विचार हैं वो स्पष्ट सामने हो जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।